बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हम एक न्यू नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम डेली वाइज एक एक नावल पढ़ा करेंगे, मतलब एक सिंगल एपिसोड में एक ही नावल होगा, कंप्लीट नावल होगा वो। तो इतने मैं कवर पे कहीं मेंशन नहीं किया कंप्लीट नावल, लेकिन खैर बाद में कर दूँगी या फिर वो उधर मेंशन कर दूँगी जब वो रिटर्न में लिखूँगी ना जी। तो ये जो हमने पढ़ने जाना है नावल, आज हमने पढ़ना है मैं दिल हारी पिया, रिटन बाय कमरोश अशक। तो इससे नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मज़े मज़े का नावल आप लोग सुनते रहें। तो आज सुबह ख़त्म हुआ है वो जो लॉन्गेस्ट नावल था, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कल की हुई थी। तो मतलब कल रात को ही की थी, मैंने आपको जैसे बताया भी था, पोस्ट भी की थी कि कल मुझे बड़ा मसला हुआ। कल मैं रात 2 बजे तक खपती रही हूँ उस नावल पे, और फिर उस पर इशू आ गया। तो फिर मुझे दोबारा फजर के बाद भी मुझे इतनी नींद आई हुई थी, लेकिन ना वो ना मुझे फिर वो करनी पड़ी, उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से कुछ करनी पड़ी। तो बस वो फिर ना थोड़ा सा मेरे लिए स्यापा ही बन गया था वो नावल। तो खैर छोड़ें, हम अगला स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है नावल मैं दिल हारी पिया, रिटन बाय कमरोश अशक। ये जो नावल है ना अपना, ये फोर्स मैरिज बेस पे है। इसमें फोर्स मैरिज हुई है लड़के और लड़की की। जो लड़की है ना वो लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हीरोइन बड़ी रूड सी है और वो अमीर भी होती है बड़ी, लेकिन ना वो उसको बाद में पता चलता है कि वो जो उसका फादर है ना वो करप्ट होता है, और वो सारा ना ब्लैक मनी कुछ इस तरह का होता है, और वो फिर पकड़े जाते हैं। तो फिर हीरोइन ना रूद से सवाल में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा रूड हीरोइन है, और हीरो जो है वो बड़ा गरीब है। उसकी कज़न बेस भी है, वो मैं लिखना भूल गई। तो उसकी फुप्पो का या पता नहीं किसका कज़न बेटा है ये। तो लेकिन ये इसको पसंद नहीं करती होती। और कमरोश का नावल है, तो एज़ यूजुअल रोमांटिक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं छोटू से नावल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मामा, ये सारे कपड़े स्टिच हो गए? मैडम सालिया को देऊँ? सनिया ने रेडीमेड सूटों के बहुत से हैंगर हाथ में लिए हुए थे। तुम यूँ करो कि ये सारे सूट दो सालिया मैडम को। अभी 4 बजे हैं, वो 4:30 बजे निकलेंगी अपनी बुटीक के लिए। राबिया ने सिलाई मशीन की तरफ एक तरफ को खिसका दी ताकि वो अब किचन में जाकर कुछ पका लें। ठीक है, मैं दे आती हूँ। आप बस कीमा निकाल कर फ्रीज़र से रख दीजिएगा, मैं खुद आकर बनाऊँगी। चलो ठीक है। सनिया नेक्सी से बाहर निकल गई। लॉन को पार करती वो बंगले में दाखिल हो गई थी। सुनो, सालिया मैडम कहाँ हैं? सनिया ने काम करने वाली मुलाजमा को पुकारा। जी, वो बुटीक जाने के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है, मैं इनके बेडरूम में ही चली जाती हूँ। सनिया सालिया मैडम के बेडरूम की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सनिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। अरे सनिया, आ जाओ ना। सालिया मैडम ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए सनिया को अंदर आने की इजाज़त दी थी। मैंने सारे कपड़े स्टिच कर दिए हैं। सनिया ने वो सारे रेडीमेड कपड़े बेड पर रख दिए थे। वेरी गुड। सालिया मैडम एक एक सूट को देखने लगी। परफेक्ट। इसी असना में कॉल भी आ गई थी। लो, क्लाइंट का फ़ोन भी आ गया। इन्होंने फ़ोन रिसीव किया। जी जी, आपके सारे सूट रेडी हैं, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। सनिया बिल्कुल सही टाइम पर सूट लाई हो, अब मुझे निकलना है। सालिया मैडम मुलाजमा को हुक्म देती बाहर निकल गई। मुलाजमा ने सारे सूट गाड़ी में रखे और 5 मिनट में गाड़ी रोड पर फ्राटे भरने लगी। सनिया भी अपनी ही धुन में अनेक्सी जाने लगी थी कि सामने कोई आ रहा था। इसे कोई खबर नहीं थी, और जब खबर हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। सामने से आते नौवारी से तजादम इतना ज़बरदस्त और अचानक था कि बर वक़्त मुकाबिल इसको संभालना लेता तो यकीनन वह ज़मीन पर पड़ी होती। सनिया ने नज़र उठाकर देखा तो इस स्याह कांच में हैरानगी के साथ नफ़रत के रंग भी उभरने लगे। सनिया ने इसके मजबूत बाजों से खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम साबित हुई। सिकंदर, क्या हुआ? पीछे से आती माहम की आवाज़ इनने दोनों को चौंका दिया, मगर मुकाबिल भी अस्करीम था, जिसे खुद पर कंट्रोल करना खूब आता था। कुछ नहीं, मोहतरमा अपनी धुन में चल रही थी। पैर किसी शय से टकराया, अगर बर वक़्त मैं संभालना लेता तो ये फ़र्श को सलामी दे रही होती। सिकंदर ने बहुत पुरशौक नज़रों से उसको तका था। सनिया, तुमसे देख कर नहीं चला जाता? माहम अब सनिया पर बिगड़ रही थी। सॉरी, गलती हो गई। सर को झुकाए वो अपनी गलती तस्लीम कर गई। सिकंदर अस्क्रीम ने नहायत चौंक कर सनिया को देखा। ये वो वजूद था जिसकी सरशत में गुरूर था, घमंड कूट कूट कर भरा था, जिसने अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझा था। वो तो वहाँ से चली गई, मगर सिकंदर अस्क्रीम के लिए सोचों के बहुत से दर खोल गई थी, और यही कुछ हाल कुछ सनिया का भी था। ये यहाँ क्या कर रहा है? नागवारी इसके चेहरे पर थी। अब इसको यकीन था कि माहम की फरागत पाते ही वो सबसे पहले यहाँ अनेक्सी का ही रुख करेगा। दे आई कपड़े? सनिया को अंदर आते देखकर राबिया ने इस्तफसार किया। जी। वो नहायत चौंक कर राबिया, जी
वो नहायत चौंक कर राबिया को देखने लगी। राबिया ने इसके चेहरे पर हवेदा परेशानी भांप ली। सब कह रही थी तुम बहुत मुझे परेशान लग रही हो, साले मैडम को पसंद तो आ गए थे ना कपड़े? जी मामा, साले मैडम को पसंद आ गए थे कपड़े। चलो अच्छी बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने कीमा चढ़ा दिया, तुम जब तक आटा गूंद कर रोटी डाल देना, मैं महीने भर का राशन ले आती हूँ। चले ठीक है, मैं देख लूँगी। राबिया अपना हैंड बैग संभाले बाहर निकल गई। सनिया ने दरवाज़ा बंद कर लॉक कर दिया और कुछ उलझी सी किचन में आई थी। कीमा भूनकर तैयार कर लिया था, आटा गूंद कर जल्दी से रोटी भी बना ली थी। 2 लोगों की खुराक ही कितनी थी, कभी 2 तो कभी 3 रोटियां ही बनती थी। वो सनिया ने जिसने कभी पानी का गिलास उठाकर रखा तक न था, कभी किचन की शक्ल तक न देखी हो। नाजोबली सनिया जो किसी को खातिर में न लाती हो, जाके बड़े से 250 गज के बंगले में नौकरों की फ़ौज इसके एक हुक्म की गुलाम। आज तक 3 ने कैसा पलटा खाया कि एक हफ्ते में इसकी दुनिया तहबाला कर दी थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी नीलाम हो गई थी, बिजनेस का दिवालिया निकल गया था। वो अर्श से फर्श पर आ गए थे, बर्बाद हो गए थे क्योंकि इसका बाप करप्ट निकला था, अरबों की नाजायज़ प्रॉपर्टी का कर्जदार निकला था। कर्जदारों का तकाजा, पुलिस, जेली कार्रवाई, अदालत और आखिर में सज़ा, इन सब ने सनिया के बाप को तोड़ दिया। वो ये सब बर्दाश्त न कर सका और अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये भी न सोचा कि तन्हा इसकी बीवी और बेटी कहाँ जाएंगी। मगर राबिया की दरीना दोस्त सालेह ने इनको अपनी अनेक्सी में जगह दी थी। कहते ना जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। यही हाल इन माँ बेटी के साथ हुआ था। मगर चलो ये भी गनीमत थी कि सालेह ने इनको अपनी अनेक्सी में जगह दी। राबिया साबिर और शाकिर खातून थी। वो मुतमिन और पुरसकून थी कि चलो महफूज छत तो मिली। मगर सनिया की ज़िंदगी में खला आ गया था। इसका लाइफस्टाइल सर से पाँव तक बदल गया था। नकचिड़ी बदमजाज मगरूर सी सनिया की ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ गया था। मगर इस ठहरे हुए चश्मे में आज इर्तियाश पैदा हो गया था। सिकंदर अस्क्रीम जैसे पत्थर ने इसको झंझोड़ दिया था। सिकंदर अस्क्रीम जिससे आज सनिया ने बचपन से शदीद नफ़रत की है। इसके फुप्पो का बेटा जो इन लोगों के मुकाबले में बहुत कम हैसियत रखते थे और अपने रिश्तेदारों से तो इसे वैसे भी नफ़रत थी, मगर शदीद नफ़रत थी। मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। राबिया और फुप्पो ने ऐसी साजिश चलाई कि सिकंदर अस्क्रीम से इसका निकाह हो गया था, जिसके साय से भी वो बिदकती थी। कजा अपने नाम के साथ इसका नाम कैसे जोड़ लेती। मगर फ़िलहाल ये मजबूरी का सौदा था। बहुत जल्द वो कोई ना कोई हल निकाल लेगी और इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगी। मगर वक्त ने ऐसा कोई मौका ही ना दिया। हालात जो रुख इख्तियार कर गए थे, इससे ये सुकून तो मिला कि सिकंदर से छुटकारा मिल गया। मगर आज सिकंदर स्क्रीम को देखकर इसके अंदर हलचल मच गई थी। सनिया अपनी नामत ना ही सोचों की गहराइयों में डूबी हुई थी। इसके गहरे सोचों के तसलसल को सर दरवाजे पर होती दस्तक ने तोड़ा। वो दरवाज़े की सिमत बढ़ी और जिसको अब तक सोचती रही वो चेहरा इसके सामने था। सिकंदर अपनी तमाम तर वजाहत तो खूबसूरती समेत कड़ाई से ही पुरशौक नज़रों से तक रहा था। सनिया ने नफ़रत से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर सिकंदर अस्क्रीम ने दरवाजे को अपनी चौड़ी हथेली से पीछे धकेला और अंदर आ गया। हेलो मिसेस सिकंदर अस्क्रीम। इसकी हरकत, ऊपर से इसका अंदाज़े तकल्लुम, दोनों ने सनिया को जैसे दहकते शोरों पर बिठा दिया। मामा घर पर नहीं है, जब वो यहाँ हो तभी आना। सनिया इसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी, इसलिए खुद पर कंट्रोल की वो अंदर अपने कमरे में जाने लगी कि एक ही जश्न में सिकंदर स्क्रीन ने सनिया की नाजुक मरमरी कलाई थाम ली और एक झटके से इसे अपनी जानिब खींचा था। वो नाजुक डाल की तरह बल खाती इसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। वो मानी जान से भी मिल लूँगा, मगर पहले अपनी जान से तो मिल लूँ। क्या बेहूदगी है, सनिया एहतजाजन ज़ोर से चीखी थी। इसको बेहूदगी नहीं, प्यार कहते हैं माय लव। सिकंदर स्क्रीम ने मज़ीद इसको खुद से करीब किया। सिकंदर छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, वरना मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूँगी। वो पूरी ताकत लगा रही थी कि इसके मजबूत आहनी बाजू से छुटकारा पा ले, मगर मुकाबल भी नहायत ही ढीठ वाक़या हुए थे। इतना आसान समझा। इसका इशारा इसकी मुज़ाहमत की तरफ था। मुझे भी इतना नरम समझने की भूल मत करना कि तुम्हारे एक इशारे पर मैं तुम्हारी झोली में गिर जाऊंगी। वो तो जब मेरे बेडरूम में मेरे करीब आओगी तो ही पता चलेगा कि तुम कितनी नरम और कितनी मुलायम हो। इसके इस बेबाक खुले जुमले ने सनिया के सारे असाब झंझला दिए थे। वो लब भेज कर इसको घूर कर रह गई। सनिया बेटा, राबिया की आवाज़ पर सिकंदर स्क्रीम की बाहें ढीली पड़ी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो इसकी कैद से रहाई पा गई थी। सनिया दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया। राबिया अंदर आ गई। जब इनकी नज़र सिकंदर स्क्रीन पर पड़ी तो हाथ में मौजूद सारे शॉपर्स ज़मीन बूस हो गए। सिकंदर, राबिया ने सारा राशन रोड़ देता, वहाँ भी चुके वो भी हो गए। सिकंदर, राबिया का भीगा लहबो लहजा और नमी से भरी आंखें। सिकंदर स्क्रीन तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा और इनको खुद से लगा लिया। कहाँ चले गए थे आप? सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। राबिया इनके सीने से लगी बिलक बिलक कर रोने लगी थी। और आपने मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि इतना गैर था मैं आपसे, तो मेरा बहुत मजबूत रिश्ता था। आप बिला झिझक इस बेटे के पास आ सकती थी, मगर आपने मुझे बिल्कुल अजनबी कर दिया। 2 पल में सिकंदर इनका सर से हिला रहा था, साथ शिकवा भी कर रहा था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। राबिया ने अपना सर उठाकर सिकंदर को देखा। सिकंदर राबिया के बाजू के घेरे में लेकर सोफे पर आ बैठा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कलसूम से पता चला कि तुम 2 साल के लिए अमेरिका गए हो, और फिर मैं ये जानती थी कि कलसूम के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगा। और फिर सनिया का भी
رابعہ ایک دم چپ ہو گئی۔ سکندر نے رابعہ کی چپ سے ہر بات اخذ کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ پر کون زبردستی اپنے فیصلے ٹھونس رہا ہے۔ اس کا دماغ تو پہلے بھی کام نہیں کرتا اور آپ نے اس کی باتوں میں آ کر نہ صرف خود کو بلکہ مجھے بھی تکلیف میں رکھا۔ سکندر نے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ثنیا کو گھور کر دیکھا۔ ثنیا کو اس کی موجودگی سخت زہر لگی تھی۔ نہ خود سے منہ پھیرتی وہ اندر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ ممی بھی آپ کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور آپ نے یہ حالات والی بات کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں نے کبھی آپ کو ممی سے کم نہیں سمجھا۔ سکندر کے لب و لہجے میں اداسی بول رہی تھی، دکھ بول رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کو رابعہ کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ نہیں میرے بچے، میرا وہ مقصد نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ رابعہ نے نہال نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ اب آپ پھر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اف تو پھر میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، وہ الجھتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کچھ مت کریں، بس اپنا سامان سامان کی پیکنگ کریں، میں اب آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے رابعہ پر اپنا مصنوعی رعب جھاڑا تو وہ مسکرانے لگی۔ مگر بیٹا ثنیا نہیں مانے گی، اس کی فکر آپ چھوڑیں، اس کو کیسے منانا یہ میرا کام ہے۔ ویسے گائز اس والی PDF میں نا مطلب کہ یہ ناول میں کافی زیادہ املا کی مسٹیکس ہیں، تو میں تو اس کو پڑھ رہی ہوں، ہوپ سو آپ لوگ بھی پڑھ لیں گے جو پڑھتے ہیں، جو مجھے نہیں سنتے، جو سنتے ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں۔ تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ یہ میں نے ہر جگہ پہ، ہر سائٹ سے، ہر ویب سائٹ پہ، ہر جگہ سے چیک کیا ہے، ایون کہ ابھی میں ایک پکچر کلک کر کے اس سے ریڈ کر رہی ہوں، تو وہ کسی بھی جگہ سے مجھے یہ املا ہر جگہ پہ یہی PDF ملا ہے۔ دوسرے دن ثنیا بنگلے میں گئی۔ میڈم صالح تو جا چکی تھی، انہیں کہیں ارجنٹ کسی بوتیک میں پہنچنا تھا، مگر ملازمہ سے کہہ کر گئی تھی کہ ان کے بیڈ پر کپڑوں کا شاپر پڑا ہے، وہ لیتی جائے۔ ثنیا وہی لینے اندر جا رہی تھی کہ وہاں کی پکار پر رکنا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی اور بھی بیٹھا ہے، اور جب نظر سکندر اسکرین پر پڑی تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی کہیے۔ دیکھو کچن میں جاؤ اور 2 کپ کافی کے ساتھ کچھ سنیکس بھی لے کر آؤ۔ ماہم کا اس طرح آرڈر دینا اور وہ بھی ثنیا کو سخت برا لگا، اور جس قسم کا لہجہ تھا سکندر اس پر خاموش نہیں رہ سکا۔ ماہم، یہ تم ثنیا سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ارے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیوں برا لگا؟ ماہم نے اچھمبے سے اس کو دیکھا۔ اور پھر جو جیسا ہوتا ہے اس سے ایسی بات کی جاتی ہے۔ ماں بیٹی ہمارے ملازم ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ سکندر کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس نے ماہم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کھینچ مارا۔ جس کو تم ملازمت سمجھ رہی ہو وہ میری بیوی ہے، اور اس گھر میں بس اس وقت تک مجبوری میں رہ رہی تھی جب تک ان لوگوں کی موجودگی میرے علم میں نہیں تھی۔ اس نے غصے والی نظر ثنیا پر ڈال کر ماہم کو طنزیہ نظروں سے گھورا۔ ورنہ تمہاری اوقات کیا؟ سکندر، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ ماہم جلے پیر کی بلی کی طرح گھررائی تھی۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ افسوس رہے گا عمر بھر کہ میں نے تم جیسی گھمنڈی اور تکبرانہ لڑکی سے دوستی کی۔ سکندر آگے بڑھا اور ثنیا کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں انٹرفیئر کرنے والے؟ جب وہ اس کو نیکسی میں لیا تو اس نے بری طرح سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا ہوا ثنیا؟ رابعہ شور کی آواز سن کر کچن سے باہر آئی۔ سمجھا لے اپنے چہیتے کو میری لائف میں مداخلت نہ کرے، ورنہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ وہ تنکتی پیر پٹکتی اندر بڑھ گئی۔ اوتھے ذلیل ہو رہی سی اور آرام سی، جو انہیں مداخلت کر کے تھوڑی عزت دے رہی تھی تو وہ پچی نہیں ثنیا نے۔ سکندر، مومانی جان کچھ مت کہیے، آپ کی پیکنگ مکمل ہوگی؟ وہ فی الحال ابھی کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں ہو گئی مکمل، تو بس آپ گاڑی میں بیٹھیے، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ اب وہ ایک لمحہ بھی ان لوگوں کو یہاں نہیں چھوڑے گا۔ آج اس کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ سوچا پہلے ماہم سے مل کر اس کو سب بتا دے گا، پھر رابعہ اور ثنیا کو لے جائے گا، مگر ماہم نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ سکندر، ثنیا نہیں راضی ہو رہی جانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں وہ ٹیڑھی کھیر ہے، اور جب کھیر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال آپ گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں اس کو اپنے طریقے سے لاتا ہوں۔ سکندر اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ثنیا چلو گھر۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، کیوں ہماری زندگی میں واپس آ گئے؟ چلو جو یہاں سے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ عزت نہیں پاچ رہی ہے اس کوڑی نو۔ جاؤں گا، بالکل جاؤں گا، مگر تمہیں اپنے ساتھ لے کر۔ بیوی ہو میری، جہاں مجھے ہونا ہے وہیں تمہیں بھی رہنا ہے۔ اور پھر بغیر کسی کہے سنے وہ آگے بڑھا اور ثنیا کو اپنے مضبوط آہنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اثر نہیں تھا اس پر۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو سے وہ لوگ اسکریم ولا آ چکے تھے۔ رابعہ نے بڑی مشکلوں سے اپنی قسم دے کر ثنیا کو یہاں رہنے پر راضی کیا۔ آج ان کو آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ کلثوم بھی اسلام آباد سے اپنی بیٹی نبیہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ سچ بھابھی، مجھے تو اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سمجھ لو جب سخت وقت پڑا، کڑی آزمائش نے گھیر لیا تو اپنوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو آپ ہی نے مجھے حوصلہ دیا، تسلی دی، مگر آپ نے تو مجھے وہ سب کہہ کر میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ ایک آواز تو لگاتی، پکار کے تو دیکھتی۔ بس کلثوم، حالات ہی کچھ اس نحس پر پہنچ گئے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ چلیں اب تو ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ہوگا۔ مومانی جان گھر آ گئی ہیں، ثنیا آ گئی تو بہت سی رونقیں اور خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ نبیہ نے خوش دلی سے کہتے رابعہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے کلثوم، ثنیا کہاں ہے؟ جب سے مجھے مل کر گئی ہے واپس ہی نہیں آئی۔ نبیہ نے رابعہ کو دیکھا جنہوں نے نظریں جھکا لی، مگر سکندر سے وقتاً فوقتاً سب پتہ چلتا رہتا تھا۔ کیا وہ ابھی بھی ناراض ہے؟ کلثوم نے استفسار کیا، مگر وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم لوگ رہنے دو، میں خود جا کر مناتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ کلثوم کھڑی ہونے لگی کہ وہیں پر براجمان سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی آپ رہنے دیجیے، بلکہ یوں کریں کہ ملازمہ سے کہہ کر کھانے کی ٹیبل لگوائیں، میں خود آپ کی بہو صاحبہ کو لے کر آتا ہوں۔
सिकंदर ने कलसूम को कहने के बाद नबिया को कुछ इशारा किया। ठीक है सिकंदर, तुम जाओ, मैं टेबल लगवाती हूँ, प्यार से लाना, मेरी बहू को डांटना डपटना नहीं। कलसूम ने फिक्रमंदी से कहा, जिस पर वो हौले से मुस्कुरा दिया। सिकंदर बिना नॉक किए इसके बेडरूम में आया था। सनिया आईने के सामने आगे खड़ी अपने लंबे स्याह घने बालों को ब्रश कर रही थी। शीशे में सिकंदर के अक्स पर नज़र पड़ी तो पूरी जान से जल कर रह गई। कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स तो हैं ही नहीं तुम में कि किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके इजाज़त लेकर आते हैं। ये वो जो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी, जल्दी से बेड से दुपट्टा लेकर अपने सीने पर फैलाया। सिकंदर ने बगौर इसकी हरकत नोट की। इसे नहीं याद पड़ता था कि कभी सनिया को इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत भी पेश आई होगी, मगर हालात ने बहुत कुछ बदल दिया था। सिकंदर को अंदर से खुशी तो हुई मगर जाहिर नहीं करना चाहता था। अपनी बीवी के बेडरूम में इजाज़त कैसी? मेरी जान, मुस्कुराते हुए पुरशौक नज़रों से देखा। मुझसे फजूल गोई से परहेज़ करना, मेरी जान कहना बहुत खला था इसको। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामा और आहिस्तगी से अपने नज़दीक किया और बगौर इन स्याह आंखों में देखा था जहाँ अपना खुद का अक्स झिलमिलाता नजर आ रहा था। मेरे सिर्फ एक हाथ बढ़ाने की देर है, तुम्हारी सारी अक्कड़ तंत्र ज़िद मेरी बाहों में दम तोड़ देगी। सिकंदर का ये ज़ुमानी जुमला सनिया को बहुत कुछ समझा गया। पहली बार इसका दिल अजीब अंदाज में धड़का था। पहली बार सिकंदर से कुछ झिझक महसूस हुई। वो लड़ना चाहती थी, इसको बातें सुनाना चाहती थी, मगर जैसे मिट्टी का ढेर हो। घुनेरी खमदार पलकों की बाट सुरख कंधारी आरिस पर सजदा रेस थी। शुगर फ्री लबों के जोड़े आपस में यूं पेवस्त हो गए जैसे कभी ना बोलने की कसम खाई हो। इसकी शोर करती धड़कनों को आवाज़ सिकंदर बखूबी महसूस कर सकता था, बल्कि सुन भी रहा था। इसने नहायत दिलकशी से लूट लेने वाला मंजर अपने अंदर उतारा और हकायत दिल पर अमल करता हुआ इसके चेहरे पर झुका और वहाँ अपनी चाहत की निशानियाँ सबत करता चला गया। सिकंदर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बगौर सनिया के चेहरे को तकने लगा, जहाँ शर्म हया की लाली बिखरी हुई थी। एक अलवही सी चमक थी जिससे शायद वो खुद भी बेखबर थी, अनजान थी। सिर्फ चंद दिन और आज़ादी के साथ गुजारो, इसके बाद मेरा वक्त होगा। मेरा वालहाना प्यार, मेरी दीवानगी, मेरी मोहब्बत और चाहत की दास्तान, मेरे इश्क और जुनून की कहानी। सिकंदर ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसके दोनों शानों से थाम लिया और आईने के सामने ला खड़ा किया। देखो इस चेहरे पर कितने कोस कज़ा के रंग चमक दमक रहे हैं, जिनसे तुम अभी अनजान हो, बेखबर हो, मगर इसके सारे मायने समझ में आ जाएंगे सिर्फ चंद दिन बाद, ओके। और फिर वो रुका नहीं, निकलता चला गया। इसके जाने के बाद सनिया ने खुद को बखौर देखा, अपने चेहरे के एक एक नक्श को हाथ लगाया जहाँ अभी भी इसके होंठों के लम्स की खुशबू थी। इसके जाने के बाद भी वो इस खुशबू के हसार में कैद थी। वो जो इससे शदीद नफ़रत का दावा करती थी, एकदम ही इस नफ़रत पर एक पर्दा सा क्यों गिर गया था? कोई मोहब्बत का जज्बा पूरे अरूज से क्यों सर उठा रहा था और वो ना चाहकर भी नफ़ी नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन से इसने नोट किया कि कलसूम और नबिया पहले से ज़्यादा इसका ख्याल रखने लगी हैं। इनके मूड और मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी ऐसी बात न की जाती जो उसको बुरी लगे, मगर वो लोग क्या जाने, वो तो सरापा बदल गई है। इसका दिल बदल गया है, इसका जिस्म ही नहीं, रूह भी किसी के इश्क में गिरफ़्तार हो गई है। दिल किसी की मोहब्बत का असीर हो गया है। वो अपने बेडरूम से में जा रही थी कि नबिया की आवाज़ कानों में पड़ी। इसके कदम वहीं ठिठक गए, क्योंकि जो भी बात थी इसी के हवाले से थी। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर कि सनिया तुम्हारे साथ सेट हो पाएगी? जी अभी सनिया बहुत बदल गई है, वो जानती है मैं इसे किस कदर प्यार करता हूँ। सिकंदर की आंखों में शब से इसका दिलकश सरापा दर आया था। तो क्या सनिया भी तुमसे प्यार करती है? पता नहीं। तो मेरी जान पता करो ना, मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में मुतमिन देखना चाहती हूँ। सनिया का लाइफस्टाइल क्या था वो सबके सामने है। वो तुमसे किस कदर चिढ़ती है ये भी सब हमें पता है। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सिकंदर की निगाह अचानक ही ऑरेंज दुपट्टे पर पड़ी, जिसका मतलब सनिया दरवाजे की ओट में खड़ी है। इसके लबों की तराश में मुस्कुराहट खिल उठी थी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, इसने आहिस्तगी से कहा। सिकंदर खड़ा हो गया और चलता हुआ सनिया के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। सनिया इसको अचानक अपने सामने देखकर सटपटा के रह गई। वो गड़बड़ा के जाने लगी कि सिकंदर ने इसकी कलाई थामी और चलता हुआ अपने बेडरूम में आ गया। कितनी बुरी बात है ना इस तरह चोरी छुपे किसी की बातें सुनना। सनिया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सिसकते हुए इसके चौड़े सीने से लगी थी और कब का रुका हुआ गुबार इसके सीने में मुंतकिल कर दिया। सिकंदर ने इसको रोका नहीं था, बल्कि इसको रोकना चाहता भी नहीं था। वो जानता था कि इसके अंदर एक गुबार शर्मिंदगी पर छाइयाँ डेरा डाल के बैठ गई हैं। आंसुओं का एक शोरीदा रेला है जिसका बह जाना बहुत ज़रूरी है। वो जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। सिकंदर ने इसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार खींच दिया था और सनिया ने इसकी शर्ट मज़ीद सख्ती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ ली थी, मगर सिकंदर में इतनी मोहब्बतों के काबिल नहीं हूँ। इसने सिकंदर की हथेलियों की पुश्त पर अपने दोनों हाथ धर दिए थे। तुम किस काबिल हो ये कोई मेरे दिल से पूछे। सिकंदर ने मुस्कुराकर इसकी रोशन पेशानी पर अपने यकीन की मोहर सबत कर दी थी। सनिया ने झिझकते हुए निगाहें झुका ली थी। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर इसका भीगा चेहरा साफ किया। जो गुजर गया वो एक बीता ख्वाब था, एक भयानक सपना, मगर इसकी तबीर आज है, एक हसीन और ख़ूबसूरत तबीर जिसमें हम दोनों खुश व खुर्रम हैं। एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें ना आंसुओं की कोई जगह है और ना किसी दुख की गुंजाइश। इसलिए अपने दिल से सारे वहमात और शक व शुबहात को निकाल कर मोहब्बत को जगह दो। मुझे जगह दोगी ना? इसने सरगोशी में सवाल किया।
اب اس دل کو جانا بھی کہاں ہے سوائے آپ کے پاس آنے کے، کوئی نیکی تو کی ہوگی میں نے جس کے عوض تم مجھے ملے، تمہارا پیار مجھے ملا۔ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سکندر کی پناہوں میں خود کو سمول لیا تھا اور آسودہ ہو کر آنکھیں مون لی تھی۔ سکندر نے اس کے بکھرے ٹوٹے وجود کو خود میں سمیٹ لیا تھا اور اپنے اندر چھپا لیا تھا، اور اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھ لیا تھا، اور یہی اس کی کل کائنات، اس کا پورا جہاں ہے۔ جی تو گائز، یہ چھوٹو سا ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا، سویٹ سا ناول جس میں ہیروئن روڈ بھی تھی، وہ اب بدگمانیوں کا شکار بھی تھی، ہیرو کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی، غریب حقیر جانتی تھی اس کو، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کہتے ہیں نا نکاح کے دو بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو وہ نکاح نے ساری گیم ہی پلٹ دی۔ تو ہیروئن صاحبہ نے جب ہیرو کو قریب سے جانا تو وہ فدا ہو گئی۔ تو خیر، اب سپتمبر میں ہم لوگ پورے سپتمبر میں چھوٹے چھوٹے ناول کے ساتھ ملتے رہیں گے، تو ایک دو دن کی مجھے چھٹی بھی کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ میں تھوڑی سی بیزی بھی ہونے والی ہوں سپتمبر میں، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ پہلے انفارم کر دوں گی بیفور ٹائم۔ اور کل کیا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 6 سپتمبر ہے، 6 سپتمبر ڈیفینس ڈے ہے کل ہمارا، تو انشاءاللہ کل ہم ڈیفینس ڈے اسپیشل پڑھیں گے ناول، تو وہ والا بھی میں نے ناول آپ کے لیے ڈھونڈ کے رکھ لیا ہے، تو وہ بھی آپ کو ہوپ سو بہت پسند آئے گا۔ باقی آج چھوٹی سی ویڈیو ہے ہماری، آج مجھے لگتا ہے یہ نا پوری ادھر کی نا جتنا بھی ابھی تک میرے چینل پہ ناول آرچڈ پہ ناولز ہیں نا، یہ سب سے شارٹ ناول ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایک چھوٹو سا ناول؟ کل والا کافی لانگ ہونے والا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا لانگ ناول ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک دن میں ایک ہی پڑھنا ہے، تو ہوپ سو کہ وہ اس کی ایپیسوڈ تھوڑی سی لمبی جائے گی۔ تو چلیے اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملیں گے، اور آپ نے میرے لیے نا دعاؤں میں مجھے خصوصی یاد رکھنا ہے کیونکہ میں آج کل تھوڑا سا نا وہ پھنسی ہوئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی مجھے، ڈیسیژن لینا ہے میں نے کہ میں ٹیسٹ ایک دینا ہے، وہ مجھے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ دوں نہ دوں، تو تیاری ہے نہیں، تو بس اسی لیے آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ جو اللہ پاک کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے ہو جائے۔ تو باقی آپ نے مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے، خصوصی یاد رکھنا ہے۔ تو اب اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملیں گے آپ کے ڈیفینس ڈے اسپیشل ناول کے ساتھ، تو ہوپ سو آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔